सो भाई लोग कैसे हो। तो जिन लोगों ने मेरी दो वीडियोस देखी होगी, क्या थी वो दो वीडियोस? वो थी डीमार्ट के बारे में। जो मैंने डीमार्ट के बारे में दो वीडियोस बनाई, जो पार्ट वन और पार्ट टू, जिन लोगों ने उसके अंदर से 7 से 8% का प्रॉफिट कमाया 2 ही दिनों में, उन लोगों ने मेरे को बार बार पूछा कि रात तुझे पता कैसे चला कि डीमार्ट में ये चीज़ होने वाली है, तूने कैसे इस शेयर को, इस स्टॉक को चुना? तो ठीक है, फिर मैंने सोचा ठीक है मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं कौन सी 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो वही 3 चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चल चिड़िया तू उड़ जा इधर से। चलो चिड़िया उड़ रही है तब तक मैं बताता हूँ। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? टोटल 3 चीज़ होती है उसमें। फर्स्ट होती है फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी दो टाइप में होती है। उसका फर्स्ट होता है कि क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो भाई क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, लेट मी शो इट बाय पॉइंटर। ठीक है, तो आता है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है भाई? कितने इंडस्ट्री राइवलरी है, ये बंदा, ये जो कंपनी है वो उसके अंदर मार्केट लीडर है या नहीं है, लीडर होने की कैपेसिटी है कि नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ें होती है। मैनेजमेंट एनालिसिस, बात करते हैं सेकंड मैनेजमेंट एनालिसिस की। ये एक छोटी सी चीज़ लग रही है लेकिन इसने बहुत बड़ी इंपैक्ट क्रिएट की थी। मुझे एक स्टॉक का नाम बताओ जिसके अंदर मैनेजमेंट के कारण बहुत बड़ी गिरावट आई थी। मैं नाम बताता हूँ उसका, जुबिलेंट फूडवर्क्स। उसका सीईओ चेंज हो गया। सीईओ चेंज होने के कारण इसका स्टॉक बहुत ही जल्दी गिर गया था। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट देखा जाता है कि भाई इसका सीईओ कौन है, क्या बार बार चेंज हो रहा है, सीईओ की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने प्रीवियस में कौन कौन सी कंपनीज में क्या क्या चीज़ें उखाड़ी थी, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इससे उसका फ्यूचर देखा जाता है कंपनी का कि ये कैसे इस कंपनी को उठा के लेके जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग क्वालिटी क्या है, असेस लायबिलिटी एनालिसिस बात करता है। तो असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, डेट कंपनी ने कितना लिया था, अगर कंपनी ले ही रही है डेट, और क्या है, जैसे जोमेटो डेट ले ही रही है, कितना बड़ा उसका मतलब लॉस में चल रही है कंपनी, तो डेट कितना है, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, कितने समय से है। तो वो सारी चीज़ आती है। रेशियो एनालिसिस में आता है कि भाई आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पी रेशियो कितना है, वो सारे आते हैं रेशियो एनालिसिस में। और अर्निंग प्रोजेक्शन दिखाता है कि भाई ये ठीक है, अभी हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या ये कमा रही है, कितना कमा रही है, कमाने वाली है, प्रोजेक्शंस कितने हैं, कितने अपकमिंग प्रोजेक्ट इसके पास आने वाले, ये सारी चीज़ें आती है अर्निंग प्रोजेक्शन के अंदर। बात करते हैं सेकंड, जो आपका और मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके लिए मैंने कैंडलस्टिक का वीडियो भी बनाया है, जो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता तो आप जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर कैंडलस्टिक के बारे में बात किया था। कैंडलस्टिक भी बहुत सारे प्रकार की होती है कि भाई डोजी कैंडल हो गई, अपने हैंगिंग मैन हो गए, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं उसको, हैमर कैंडल बोलते हैं, फिर मारू बोजू आती है। तो सारा सो मैनी नंबर ऑफ कैंडल, सिर्फ पैटर्न ही है कैंडल्स की। उसके बाद आता है आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, एमएसीडी। बाय द वे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसीडी, मुझे वो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एनीवेज मैं बता देता हूँ, वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो एक वो चीज़ होती है एम ए, मूविंग एवरेज के अंदर आते हैं 200 एम ए, 50 एम ए, 100 एम ए, 150 एम ए। वो सारी चीज़ें देख के अपने को पता चलता है, ट्रेंड लाइन होता है, ये चीज़ें अपने को दिखाती है कि भाई स्टॉक आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में कितना परफॉर्म करने की पावर रखता है, और ये करेगा कि नहीं करेगा। अभी वो करेगा कि नहीं करेगा, और इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है जनरल मार्केट ट्रेंड। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस से आगे ये नहीं है। जो सबसे पहले चीज बताई थी ना, वही सबका बाप है। ये सेकंड नंबर पे आता है, टेक्निकल थर्ड नंबर पे आता है। टेक्निकल सबसे हार्ड है लेकिन थर्ड नंबर पे, लेकिन ये आएगा सेकंड नंबर पे। शेप की बात करो तो गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए ले रही है वो, क्या बोलूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, घटा रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, कुछ चीज़ों पे क्या असर आ रहा है, चाइना क्या कर रहा है। बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की। अगर चाइना ने अपना सप्लाई स्टार्ट कर दिया तो ओवरऑल इंडिया के लिए डिमांड घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कम रेट में अच्छी चीज़ें दे रहा है। स्पेक्यूलेशंस कितने आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है, कोई अच्छी बड़ी खबर आ रही है कि नहीं खा रही है। एक बड़ी खबर आ रही थी कि एफपीए, जैसे अपने इधर है आरबीआई, वैसे यूएसए के अंदर भी वो लोग ने 0.75 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अभी जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही दिया था, तो फिर तो देखना चाहिए कि भाई ये तो जब इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निकालेंगे, तो फिर वो घटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्पीच बहुत अच्छी आई भाई। स्पीच अच्छी आने के कारण लोगों के दिल जीत लिए इन लोगों ने। तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ों का भी बहुत असर होता है, और इसीलिए आप अभी बोल रहे हो कि अभी बुल मार्केट चल रहा है, या फिर बुल रैली वापस आने वाली है, या फिर आ चुकी है। तो ये चीज़ें इस तरह से पता चलती है। बात करता हूँ अभी डॉलर के सामने अपना इंडिया रुपी क्या है, तो बोलेगा कि नहीं नहीं भाई बहुत ही बुरा हाल चल रहा है अभी तो $1 बराबर 80 रुपये के आसपास हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत गंदगी मचा रखी है, लेट मी क्लियर इट आउट। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, डॉलर वर्सेस अपना आईएनआर। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस केस में किसको फ़ायदा है जब $1 बराबर 80 रुपये हो जाते हैं? तो किसको फ़ायदा है? किसको फ़ायदा है, इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को? जो लोग सोच रहे हैं कि इंपोर्टर को फ़ायदा, तो कृपया अपना
नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, फायदा हो जाएगा एक्सपोर्टर को। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं पहले $1 में बेच रहा था, आज भी मैं $1 ही में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी 75 रुपीज़ की जगह मिल रहे 80 रुपीज़। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टर लोग हैं, उनको अभी जो 75 रुपये पे करने पड़ते थे किसी चीज़ को लाने के लिए $1 की वर्थ की, अभी उनको 80 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, राइट? तो अभी आपने देखा होगा स्टील के और उन सारी चीज़ों के, जैसे टाटा स्टील हो गया, जिंदा स्टील हो गया, ठीक है, एसआर, इन सारे के जो स्टील थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने 12% एक्सपोर्ट ड्यूटी डाल दिया। इससे क्या होगा कि उनका एक्सपोर्ट जो करेंगे वो महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टील के प्राइस बहुत ही बढ़ गए थे, क्योंकि मैं स्टील मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि स्टील के भाव बहुत ही बढ़ गए थे, एमएस के और एसएस के, जो अभी काफ़ी डाउन आ चुके हैं, अराउंड 30% के आसपास डाउन आ चुके हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे चल रही है। इससे पता चलता है कि कौन से शेयर को अभी बाय करना है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू लाइक दिस थिंग, और अगर आपको किसी एक चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि अगर मैं हर एक को अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है हम क्लास में भी 15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो इधर तो क्या ही करेंगे। तो आप मुझे बताना आपको किस चीज़ पे चाहिए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस। If you like my content, then please subscribe, like, and share. Thank you very much.